उंगलियों में घूम रही जप माला को एक तरफ फेंककर अन्नपूर्णा मौसी चटक गए रंग वाले टिन के बक्से को सहेजने बैठ गई। वो चुप्पी साधे अपना कोई काम करने वाली नहीं। उनकी जुबान भी साथ साथ कैंची की तरह चलती रहती है। पूरे दम खम से वो अब इस घर में एक पल के लिए नहीं रहेगी और इस घर की चौखट लांघने के पहले एक चुल्लू पानी तक मुंह में नहीं डालेगी। अपने इस पुराने संकल्प को जोर जोर से दोहराते हुए मौसी ने बक्से के अंदर महीनों से आंखें मूंद लेने वाली नामावली और मटका चादर निकाल लिया। इसके बाद पुरानी भारी साड़ी और कंबल को बड़ी बेरहमी से झटके के साथ बाहर निकाला और फिर उन्हें तहाने लगी। बहुत हुआ, बाप रे बाप, अब और नहीं। बहन की बेटी के घर आकर बड़ा सुख पाया रे। मरते दम तक याद रहेगा, जब तक मौत गले पर सवार न हो। कोई अपनी सौतेली माँ की बेटी या उसके भतार के घर अपनी जान देने नहीं जाती। मुझे पागल कुत्ते ने काटा था जो मैं यहाँ आई थी। ठीक ही हुआ, अच्छी सजा मिली। अब मेरी जान छोड़ो बाबा, यहाँ से निकल पाऊं तो जान बचे। उसकी बातों का ये नमूना भर था। कई रूपों में और कई रंगों में अन्ना मौसी अपने स्वर और तेवर को बदल बदल कर बकती झकती रही। उसकी बातों को सुनकर यह सहज ही समझा जा सकता था कि इस घर के लोगों ने अपने मतलब के लिए मौसी को छेक रखा है। इसीलिए मौसी आज यहाँ से जाने को उतावली हो उठी हैं। और आज के दिन तो ऐसी एक दुर्घटना हो गई है कि उसके लिए एक पल को यहाँ ठहर पाना मुश्किल है। लेकिन इस घटना के ठीक 2 दिन बाद ही जो स्थिति आने वाली होगी उसे देखकर यही जान पड़ेगा कि मामला कुछ और ही रहा होगा। इस चटके हुए रंग वाले टिन के बक्से में रखी चीजों को सहेजना मौसी की दिनचर्या का एक अभिन्न और अपरिहार्य अंग है। लेकिन उसने अब भी अपने दिमाग को पूरी तरह खराब होने नहीं दिया है और तभी तो वो बहन बेटी के घर संसार को उजड़ता हुआ देखकर आनन फानन जाना नहीं चाहती। अब क्या करे बेचारी, अपमान का चूट पीकर रह जाना पड़ता है उसे और इसी घर का दाना पानी स्वीकार करना होता है उसे। और झक मारकर, मन मसोसकर उस दिन रह जाना भी पड़ता है। लेकिन उसके भतीजे की पुत्रवधू रमोला क्या सचमुच में कोई ऐसी वैसी औरत है जो मौसी को बराबर तंग करती रहती है? और तभी उसके लिए घर में टिकना मुश्किल हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। पढ़ी लिखी औरत है। नौकर चाकर से भी कभी तू तड़ाक कर बातें नहीं करती। अपनी मौसिया सास को उसने कभी भी बुरा भला कहा हो ऐसा नहीं जान पड़ता। कोई है जो ये साबित कर सके? नहीं, कैसे नहीं भला। और यही सब तो झेला नहीं जा सकता। जो कहना है मुंह पर कह दो, एकदम साफ साफ, जो सहज है, स्वाभाविक है और समझ में आ जाए ऐसी बात। इससे कुछ तो पल्ले पड़ता है और बात का जवाब भी दिया जा सकता है। और बातों को बतंगड़ बनाने वाली इस सीधी सादी दीख पड़ने वाली लड़ाई में और कोई जीते या न जीते, अन्ना मौसी की जीत 16 आने तय है। लेकिन ये क्या, दूसरे को मुंहतोड़ जवाब देने के बदले रमोला के चेहरे पर हर घड़ी एक बेजुबान सी कड़वाहट और तिक्तता क्यों तैरती रहती है? यह उसका बड़ा निष्ठुर खेल है। उसके चेहरे पर तिरने वाली एक एक भाव रेखा जैसी बड़ी ग्रूझल और विरक्ति भरी अवमानना से प्रश्न किया करती, कौन है तू? यहाँ क्यों है भला तू? सारी जिंदगी यहीं टिके रहने की आस लगाए बैठी है। अन्ना मौसी भले ही अनपढ़ हो लेकिन वह इस भाषा को पढ़ सकती है। पर वो ये नहीं जानती कि इस भाषा में छुपे सवालों का जवाब वह कैसे दे। इन दबे छिपे हमलों के सामने अपनी हार स्वीकार करने के सिवा उसके पास और कोई चारा नहीं है। तभी तो इतनी जलन है उसके सीने में। और यही वजह है कि जाने अनजाने या किसी नौकर नौकरानी या घर के नन्हे मुन्नों से हो गई किसी चूक या गलती के बहाने उसे ये तूफान खड़ा करना पड़ता है। इस जंग लगे पुराने बक्से के सिवा अन्ना मौसी के पास और भला है भी क्या? किसी मुठभेड़ के आधुनिक हथियार से वह अपने को कैसे लैस कर सकती है? और आज जब अचानक एक नटखट बच्चे का पांव उसके ऊपर पड़ गया तो वह अपने को बड़ा आहत महसूस कर रही है और घंटे भर से चीख चिल्ला रही है, अरे मेरे गले में फंदा डाल दे रे। अरे बहन बेटी दामाद के घर पर पड़ी पड़ी मैं मलाई और रबड़ी उड़ा रही हूँ रे।
लेकिन अब और नहीं बाबा, इन नौकर चाकरों की लात मैं खा नहीं पाऊंगी रे। अरे विभूति कहाँ चला गया रे? अभी तुरंत जाकर मेरे किष्टों को तार दे दो, वह मुझे लिवा ले जाएगा। वह बेकार हो, कंगला हो, मेरी कोख का जाया तो है, उसका दाना पानी हराम का तो नहीं है। इस मलाई रबड़ी से मुझ अभागन का क्या काम? मैं बेटे के घर में खुद ही उबाल कर खाऊंगी। तू जा और जल्दी से तार भेज दे रे विभूति। विभूति कमरे के अंदर चुप बैठा किसी मुवक्किल की फाइलें उलट रहा था। उसे देखकर यह नहीं जान पड़ा कि बात उसके कान में पड़ी भी है। लेकिन रमोला के कान में कोई पिघला हुआ शीशा नहीं डाला कि वह ये सुनकर भी सह ले। वह तमतमाती हुई कमरे में दाखिल हुई और फट पड़ी, आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? विभूति जैसे असहाय सा जान पड़ा। उसने बड़ी बेबसी से कहा, तो फिर किया ही क्या जा सकता है? नहीं, कुछ नहीं किया जा सकता है न, बस चुपचाप बैठे बैठे इस गाली गलौज को सहन करते रहो। क्या बात है? विभूति ने उत्तर में जो कुछ कहा, वह टालने वाला ही था। ऐसा करो कि उसके साथ थोड़ा निभाह कर ही चलो। ऐसा करने पर, निभाह कर, ओ, फिर तो बादल और मिंटू को लेकर मुझे इस घर संसार से विदा होना पड़ेगा। इसके सिवा उससे निभाह कर पाने का और कोई चारा नहीं। लेकिन इतना तो मुंह से फूटो कि मैं किस खुशी में हमेशा इतनी अशांति झेलती। विभूति ने झुंझलाकर कहा, जरा धीरे बोलो। अच्छा, ये तो बताओ कि क्या किया जा सकता है? किसी का स्वभाव तो नहीं बदला जा सकता। अब बीच में समझाने बुझाने की कोशिश तो करता हूँ। हाँ, काम तो तुम हमेशा समझदारी का ही करते हो। ठीक है, तो फिर यह नौटंकी चलती रहे। वे जी भरकर हमें कोसती रहें, जो चाहे बकती झकती रहें, दिन में 5 बार तुम्हारे घर से चले जाने का ढोंग रचती रहें और तुम ही हो माता पिता कहकर आरती उतारते रहो। विभूति ने आहत हंसी के साथ पूछा, तो फिर क्या करूं? मैं ये तो नहीं कह सकता कि ठीक है चली जा। और तुम तो अच्छी तरह जानती हो रमोला, कि हम लोगों के सिवा उसका कोई दूसरा ठौर ठिकाना भी तो नहीं। रमोला ने खींच भरे स्वर में कहा, जानती कैसे नहीं भला? खूब अच्छी तरह जानती हूँ, तभी तो इतने दिनों से सब कुछ चुपचाप सहन करती जा रही हूँ। लेकिन जिसे इस बात का होश रहना चाहिए था, उसे ये सब बताए बिना एक नकली दुनिया रचकर और कितने दिनों तक ये सब चलता रहेगा? आखिर कब तक? मैं ये समझ नहीं पाती कि एक गलत बात का ढोल कब तक पीटा जा सकता है। हर किसी को अपनी हालत और हैसियत के बारे में पूरी तरह चाक चौकस रहना चाहिए। किसी पराये का आसरा मिले, इस बात की झूठी कल्पना से और झूठ के सहारे बार बार और इतनी बुरी तरह किसी सच को कोसा नहीं जा सकता। ये तो अजीब बात है। जो लड़का 6 महीने पहले मर गया और भूत हो गया, उसका इतना रोब। ओहो, रमोला, तुम क्या कोई बात आहिस्ता से नहीं बोल सकती? आहिस्ता से? भला क्यों बोलूं? मैं कोई गूंगी तो नहीं। रमोला कहती गई, मैं तुम लोगों की तरह फालतू के सेंटिमेंट में पड़ी रहना नहीं चाहती, और मरने की खबर सुनकर किसी का हॉट फेल होते हुए भी मैंने नहीं देखा। हो सकता है तुम्हारी इस प्राण प्यारी मौसी का हो जाए, लेकिन याद रखना, मैं बताए देती हूँ, मैं ज्यादा दिनों तक इस लुका छिपी वाला खेल नहीं खेल पाऊंगी। तुम ये सब उसके मुंह पर कह सकोगी एम? रमोला ने उखड़े स्वर में कहा, इसमें कह सकने और न कह सकने की क्या बात है? इस बात को हमेशा के लिए थोड़े न छुपाया जा सकता है, जितने दिन तक संभव हो। और फिर इसमें हमारा नुकसान ही क्या है, रमोला? बात नफा नुकसान की नहीं है, लेकिन झूठ आखिरकार झूठ ही है। अगर उसके हक में कोई बात नहीं जाती तो नहीं जाती, और ऐसा ना होता तो फिर दुस्संवाद या बुरी खबर जैसी कोई बात ही नहीं होती। 2 दिन रोएगी, चिल्लाएगी, हाथ पांव पटकेगी, और क्या, इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। ये तो समझ जाएगी कि मैं आखिर किस जमीन पर खड़ी हूँ। तुम्हारा ये फालतू का सेंटिमेंट एकदम बेमानी है। ये कहकर रमोला पांव पटकती हुई कमरे से बाहर निकल गई, और इधर विभूति खुले दरवाजे की तरफ फटी आंखों से देखता रहा।
उसके मन में रमोला की बातें घुमड़ती रही थीं। सचमुच उसकी ही बातें। अंडस्को रमोला पढ़ी लिखी है। अपनी साफ सुथरी और खरी जुबान में चाहे जो भी कहे, जैसे भी घुमा फिरा कर कहे, विभूति के लिए उसकी बातों का मतलब एकदम साफ है। ठेठ बोली में जिसे कह सकते हैं कि वो बड़बोली मौसिया सास को एकदम ढेर कर देना चाहती है। चारों खाने चित, और वह आखिर ऐसा क्यों न चाहे। जो उसके अधीन है उसका ऐसा रोब दाब वह कैसे सहन कर सकती है भला। और जबकि उसके सारे अहंकार को मटियामिट करने का अचूक मंत्र उसकी मुट्ठी में बंद है। विभूति की यही तो एक कमजोरी है, एक तरह की अस्वाभाविक भावुकता। और क्या, उसने पिछले 6 महीनों से किष्टों के मरने की खबर को अपने सीने में छुपा रखा है। इस बारे में अन्ना मौसी को कुछ कह पाने का साहस नहीं जुटा पाता। उसके दिन में 10-10 बार यह चिरौरी करने पर भी मही कि किष्टों को तार भेज दो। हालांकि इस बात को दोहराना गलत ही होगा कि किष्टो नामक सपूत पर अन्ना मौसी को बड़ा भरोसा था। वह तो थोड़े दिनों के लिए अपनी सेहत सुधारने के लिए बहन बेटी के घर चली आई थी। अपने होनहार बेटे के लिए 2 जून अन्न पाने की तनिक भी उम्मीद नहीं थी अन्ना मौसी को। दरअसल उसके बेटे का ठौर ठिकाना गांव के बाहर एक पिछड़ी बस्ती में ही था। जब कभी उसे रुपये पैसे की जरूरत पड़ती, वह घर आ धमकता और माँ से अनाप शनाप बक झक करता रहता, और अगर उसे पैसे न मिले तो वह बर्तन भानड़े लेकर गायब हो जाता और फिर कुछ दिनों तक पता नहीं कहाँ पड़ा रहता। अपने बेटे से पूरी तरह निराश हो जाने के बाद ही मौसी ने अपनी मडया पर सांकर चढ़ा ताला लगा दिया और अब यहाँ जमाई के घर डेरा डाले बैठी थी। बेटी जमाई द्वारा भेजे गए माहवारी खर्चे पर ही जब सारा कुछ निर्भर था तो उनके पास जाकर रहना ही कहीं ज्यादा अच्छा था। कुछ साल वहां बिताने के बाद अन्ना मौसी की खूबियों की बदौलत बेटी भगवान को प्यारी हो गई। ये बताने की जरूरत नहीं कि उसके गुजर जाने के बाद उस घर में टिके रहना मुश्किल ही था। अपनी पत्नी के नाते बड़बोली सास को झेलना जहां तक संभव था वहां तक जमाई बाबू ने झेला ही था। पत्नी के मर जाने पर इसकी कोई जरूरत नहीं रह गई थी। इसलिए एक दिन जमाई के घर में झाड़ मारकर जंग खाए टिन का बक्सा उठाए अन्ना मौसी चली आई अपनी बहन के जमाई विभूति के घर। इस बात को आज साल भर तो हो ही गया होगा। उस समय रमोला की बात तो जाने भी दे, विभूति ने अन्ना मौसी के आगमन को बड़े उत्साह से लिया था ऐसी बात न थी। थोड़े दिनों की बात है, यही समझकर चुप ही रहा। लेकिन अन्ना मौसी यहाँ से जल्दी ही चलने वाली है, ऐसा कोई संकेत उसे नहीं दिख पड़ा। उसने यहाँ कदम रखते ही इस नवाबी ठाठ बाट वाली गृहस्थी का सिरा थाम लेना चाहा। पत्नी, बेटे और दुनिया भर के नौकर चाकर सभी बेचारे विभूति का बेड़ा गर्क करने पर तुले हैं, इसे उसकी आंखों ने 2 ही दिनों में ताड़ लिया। और जैसा कि कहा भी गया है, माँ मौसी एक जान, उसी नाते क्या अन्ना मौसी मझधार में डूब रहे इन बच्चों को बचाने की कोशिश नहीं करेगी। लो, इस छोटी मोटी गृहस्थी में 50 ठो नौकर चाकर भला काहे के लिए। इनको देखकर तो मेरे तन मन में आग लग जाती है। 30 रुपये महीने पर एक बाभन रसोया।